उन्हीं शोधों से जो निष्कर्ष निकाले हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने विद्यालयों के बच्चों को, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर सिखाने का काम वे निरंतर कर रहे हैं। सर का नाम है श्री अजय सिंह और हम सभी जानते हैं कि आप जनपद रायबरेली, जनपद सीतापुर दोनों ही जनपद में कार्य कर चुके हैं और रायबरेली जनपद में वर्तमान में कार्यरत हैं। साथ ही यह प्रदेश स्तर पर भी लोग जानते हैं कि आप एक आदर्श शिक्षक हैं और आपकी कर्मठता के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। थैंक यू। मैं निजी तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँ कि जब से मैं सर को जान रहा हूँ, सर का मैं फॉलोअर हूँ और आपको अपने गुरु के रूप में देखता हूँ, तो आज आपसे कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के रूप को आप कैसे देखते हैं? एक छोटा बच्चा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? एक परिभाषित करने के तौर पे आप अपने विचार व्यक्त करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि बच्चों को किस रूप में देखते हैं। वैसे बतरस ने इतना सुंदर वातावरण का सृजन किया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था, अभी पहले ही प्रश्न आपका हुआ है और मुझे लग रहा उसका उत्तर ये बच्चे यहाँ पर दे रहे थे। आगे आने वाले प्रश्नों को भी मैं इन्हीं बच्चों में देख पा रहा था। तो बच्चे कई प्रकार की धारणाएं हैं, मनोवैज्ञानिक मत हैं। कई लोग कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी के, गीली मिट्टी के समान होते हैं, और भी तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरा अनुभव रहा है, बच्चे को मैं एक अंकुरित, जागृत बीज के रूप में देखता हूँ। जैसे एक बीज है, वो जागृत होता है, सजीव होता है, लेकिन जब उस अंकुरित बीज को उचित ताप, वायु, नमी, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो वो अंकुरित और होकर के पुष्प भी पल्लवित होता है और एक बड़े पौधे के रूप में साया देने का काम करता है। तो मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, जब इनको प्रेम और प्रोत्साहन का एक दिया जाता है तो ये बच्चे हमारे बहुत ही आगे, जैसे यहाँ पर हमारे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, अपने भाव प्रकट कर रहे थे, तो मैं इसी रूप में देखता हूँ जी। तो सर ने बताया प्रेम और प्रोत्साहन जो बच्चों की परवरिश में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करते हैं। बच्चों की परवरिश के संबंध में विद्वानों ने कुछ विचार दिए हैं कि परवरिश को जैसे अधिकारपूर्ण तरीके से परवरिश दी जाए, सत्तावादी तरीके से दी जाए, अनुमोदक तरीके से दिया जाए, या उपेक्षापूर्ण तरीके से दिया जाए। अधिकारपूर्ण जो प्रकार है उसमें माता पिता बच्चों की बातें भी सुनते हैं, साथ ही अपने अनुशासन के नियम भी उनमें देते हैं। सत्तावादी में है कि माता पिता का मानना है कि हम जो मानते हैं, हम जो सोचते हैं वही सही है, हम जो कहेंगे वही आपको करना है। अनुमोदक तरीका है जिसमें बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने की बात की जाती है। और उपेक्षापूर्ण है जिसमें कि बहुत से ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों की बेसिक ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करते हैं, उनकी भावनाओं पर कोई फोकस नहीं होता है। तो आप परवरिश के किस तरीके को बेहतर मानते हैं और आप अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करें सर। जी, आपके बहुत ही सार्वजनिक प्रश्न आ रहे हैं और वर्तमान समय में प्रासंगिक भी हैं कि परवरिश किस प्रकार से हमारे अभिभावक अपने बच्चों के साथ करें। मुझे लगता है आपने सारे विकल्प आरोही क्रम में रखे हुए हैं, तो पहला ही विकल्प मुझे अधिक पसंद आ रहा है, अधिकारपूर्ण, जिसमें थोड़ा सा प्यार होता है, थोड़ा सा दुलार होता है और थोड़े से अनुशासन होते हैं। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो,
पेड़ पौधे हैं, सब पूरी प्रकृति भी अनुशासन में बंधी हुई है। लेकिन उसी के साथ ही प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, उनमें एक आपस में सहयोगात्मक तालमेल भी है। तो शायद मैं इस रूप को ज्यादा प्रेफर करूंगा कि एक अधिकारपूर्ण, हाँ इसमें जो चीजें डालनी है उसमें प्रेम और प्रोत्साहन। अभी एक छोटा बच्चा, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक दत्त प्रिया का बेटा है और आपके पास बैठा हुआ था, एक बच्चे को अभी आपने प्रोत्साहित किया तो वो बगल में बैठ के कह रहा था कि जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था तब आपने जो है नहीं कहा था। मतलब बच्चा प्रोत्साहन चाहता है। बच्चा जब वो छोटी बिटिया यहाँ पर आके राधे राधे बोल रही थी तो वो क्या चाह रही थी, मानो ऐसा कह रही थी प्रेम। तो प्रेम और प्रोत्साहन का जो रस है, जैसे यहाँ पर बदरस लिखा हुआ है, जो बातों में रस निकल रहा है, जिसको हम बदकही के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, ये जो अधिकार पूर्ण है, अगर इसमें कहीं कमी हो तो मुझे लगता है कि प्रेम और प्रोत्साहन का फुटअप ज्यादा होना चाहिए। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। बच्चों को अधिकारपूर्ण तरीके से परवरिश देना बेहतर है। अधिकार जिसमें माता पिता के भी अधिकार शामिल हों, जिसमें बच्चों के भी अधिकार शामिल हों, और ये बेहतर होगा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो चलिए अगला एक प्रश्न है कि सभी अभिभावकों की अपेक्षा होती है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो, और अपनी इस अपेक्षा के लिए वे अभिभावक अनजाने ही बच्चों के अंदर एक मानसिक दबाव डाल देते हैं। बच्चे मानसिक दबाव महसूस करते हैं और उसका कहीं न कहीं उनके मानसिक विकास पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे अपेक्षा के प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग अभिभावक हैं और शिक्षक भी हैं, तो आपके मैं विचार चाहूँगा कि इस पर आप कृपया अपने विचार व्यक्त करें। धीरे धीरे अपने प्रश्नों को आप बहुत गहराई की ओर ले चल रहे हैं और ये एक बड़ा ज्वलंत, आवश्यक, गंभीर और विचारपूर्ण प्रश्न है कि हमारे अभिभावकों की अपेक्षा क्या होती है बच्चों से। हर अभिभावक, हर माता पिता, उसमें हम सब भी इंक्लूड होते हैं, सभी अभिभावक के रूप में होते हैं। वो बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छा के साथ साथ हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी सपने होते हैं। लेकिन अधिकांशता वो सपने आते कहाँ से, वो इच्छाएं आती कहाँ से? वो शायद तुलना करके आती है कि अगर पड़ोस का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर हो जाए, पड़ोस में कोई आईएएस बना है तो मेरा बच्चा भी आईएएस बन जाए, कोई टीचर बना है तो मेरा बच्चा भी टीचर हो जाए। ये जो तुलनात्मक चीजें हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां से कोई बात, ये तो उल्टा हो जाएगा कि अभिभावक बच्चे पर थोपते हैं और हम यहां से आपके ऊपर थोप दें। ये प्रकृति के विरुद्ध है। तुलना जो है वो सदैव अपने में होती है। इसलिए गैर इरादतन, जानबूझ करके नहीं, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा ही बनाना चाहता है, अच्छा ही उसके बारे में सोचता है, लेकिन गैर इरादतन प्रकृति विरुद्ध हम सोच जाते हैं कि हमारा बच्चा ये बनना चाहिए। जबकि तुलना किसके बीच होती है? इस प्रकृति में तुलना अपने के बीच में होती है, स्वयं के बीच में होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों पर अगर तुलना ही करनी है, अभी जैसे मैं देख रहा था, कोई बच्चा बहुत अच्छा नृत्य कर रहा था, कोई भाषण दे रहा था, कोई बच्चा बहुत अच्छा संचालन कर रहा था, तो ये हर बच्चे में एक विशिष्ट गुण यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में जो उसकी रुचि है, उसी से अगर उसकी तुलना हम करके आगे बढ़े तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। बहुत बढ़िया विचार है सर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि तुलना हम दूसरों से ना करें, तो अभिभावक आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कम शिक्षित अभिभावक हैं, तो उसके पास जानकारी का कहीं कहीं अभाव है, तो वो ऐसा क्या करे? क्योंकि उसको वो जो देखेगा अपने आस पड़ोस में, वही वो बच्चे को बताएगा और उसी से तुलना करते हुए बच्चों से अपेक्षा करेगा जी। तो उसके लिए वो अभिभावक क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका यह भी। वैसे मैं ये मानता हूँ शिक्षा और अनुभव दोनों
चीजें अलग अलग हैं। शिक्षा हमें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान पिटारे एक तरफ, अनुभव की है बात अलग। तो कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं है जिसके पास अनुभव ना हो, लेकिन वो अनुभव हमको इसी समाज से मिलता है। और समाज में अगर हमने आम का या कहीं कोई उर्वरा जमीन कितनी अच्छी हो, अगर हमने आम का बीज नहीं डाला है तो पेड़ नहीं मिल सकता है, तो वो समाज से मिल ही नहीं रहा है। और उसके केंद्र में हम हैं। हम का मतलब शिक्षक हैं और हमारे विद्यालय है, हमारे शिक्षा मंदिर है। तो वहां से वो बीज आगे गया ही नहीं। तो बात यहाँ पर यह नहीं है कि अभिभावक हमारा शिक्षित है या अशिक्षित है, क्योंकि ये चीजें तो हर जगह देखने को मिल रही। हम अगर शिक्षित है तो हम भी यही चाह रहे हैं, हम अगर टीचर हैं तो सोचते हैं बच्चा टीचर ही बने, ये बहुत अच्छी चीज है। तो जो आपका प्रश्न है कि वो कैसे सीखे, मुझे लगता है कि उसका जो केंद्र है, पहले भी गुरुकुल केंद्र हुआ करते थे। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुरु के साथ ले जाता था तो समर्पण भाव से कह देता था कि अब आप ही इसके मालिक हो, आप ही जो करो। जो चीजें गुरु केंद्र से निकल करके आती थी, समाज का सृजन वैसे ही होता था। तो आज भी वही चीजें हैं। हमारे संस्थानों से, हमारे शिक्षा के मंदिर से अब वो बीज निकलना चाहिए कि जो समाज में जाए और पुष्पित और पल्लवित हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, अभी मैं कह रहा था तुलना, तो अनुस्पर्धा। दो चीजें समाज में होती हैं। एक होता है प्रतिस्पर्धा। अभी बेटा यहाँ जो संचालन कर रहा था वो भी ये चीजें कह रहा था कि अभी प्रतिस्पर्धा में कोई बच्चा आएगा, कोई साथी आएगा। तो मुझे लगता है ये बीज अंकुरित हो चुका है, अब एक नया बीज पनपने की जरूरत है। उसको कहते हैं अनुस्पर्धा। और अनुस्पर्धा है क्या, इसी के बाद हम, हाँ जी बिल्कुल, आपने एक नया शब्द की बात की। बहुत लोग, मैं भी बहुत पहले अनुस्पर्धा को नहीं जानता था और कुछ समय से आपसे ही जाना, तो मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि अनुस्पर्धा है क्या। प्रतिस्पर्धा तो हम सब अपने रोजमर्रा के सब उसमें यूज करते हैं, लेकिन अनुस्पर्धा के बारे में प्लीज बताएं। बहुत सुंदर, आपने इसको गहराई से जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है और मुझे भी लगता है कि इस बिंदु को ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा हमेशा दूसरों से होती है, जैसे हमारी आपकी, हम आपसे जब तुलना करते हैं तो प्रतिस्पर्धा हो जाता है। लेकिन और प्रतिस्पर्धा क्या करता है? प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या की जन्मदात्री है। जैसे ही हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो अगर हम आपसे आगे निकल गए तो हम खुश हो गए, आपने ईर्ष्या कर लिया। और अगर हम आपसे पीछे हो गए तो आप खुश हो गए, हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। यही बच्चों के अंदर होता है। और चूंकि हम यहाँ पर बेसिक 10 वर्ष तक के, 11 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो वो बीज है। वहीं से जैसा पौधा जैसा डेवलप कर देंगे, वही आगे चल करके जागृत हो जाएगा। तो जी बस थोड़ा सा आपने बहुत बड़ी बात ये कही। समाज में यही व्याप्त है कि प्रतिस्पर्धा। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि इनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, इस चीज में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो बहुत जरूरी चीज है। और प्लीज बताएं सर। जी, तो अनुस्पर्धा क्या है? अनुस्पर्धा हम अपनी ही तुलना, जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे से ही उसकी तुलना करते हैं। और कैसे तुलना होती है? जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, विद्यालयों में कोई टेस्ट हुआ है और अगर उसने कुछ अंक अर्जित किया है, तो अक्सर क्या होता है, जब बच्चा घर में आता है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक क्या पूछते हैं? बेटा तुमने किसको पीछे किया, फर्स्ट आए हो कि नहीं आए हो? मतलब हम अपने किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना कर रहे होते। तो अगर बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, तब तो गार्जियन खुश, और अगर थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, ये टॉप 10 के बाहर आ गया, तो गार्जियन नाराज। उस गार्जियन की अपेक्षा का दुष्प्रभाव हमारे उस बच्चे पर पड़ता है जो निर्दोष है, जिसने प्रगति तो किया है। जैसे अभी ये टोकरी यहाँ पर रखी हुई है और इसमें अगर एक फल रखा हुआ, टोकरी नहीं भरी है, लेकिन क्या टोकरी खाली है? टोकरी भरने का प्रयास तो हुआ है। दूसरा फल रखेंगे, ये टोकरी और भर जाएगी। तो
तो हम क्या इसकी गणना ना करें? लेकिन हम नहीं करते हैं। जिस दिन हम ये पूछना बच्चे से शुरू कर देंगे, मेरे सम्मुख जो भी साथी बैठे हुए हैं, चाहे वो शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में हो, हमारे बच्चे बैठे हो, आप बच्चों से एक चीज पूछना शुरू कर दीजिए, बेटा पिछले बार तुम्हारे कितने अंक थे? अगर बच्चा कहते इतने, इस बार कितने हैं? बच्चे ने कह दिया, अगर उसने प्रगति किया है, वो 10 की जगह 15 नंबर ले आया है 50 में, तो आप उसकी पीठ ठोक दीजिए, उसको प्रोत्साहित कर दीजिए। और अगर 10 में 9 नंबर लाया है तो कह दीजिए, बेटा तुमने अच्छा प्रयास किया है, थोड़ा और करने की जरूरत है। और इसका मंत्र है, मूल मंत्र है, ये मंत्र मैं यहां बोल के जा रहा हूं, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं जगाया हुआ मंत्र है। पहले लोग कहते थे मैं मंत्र दे रहा हूं और इसको जगाता हूं, तो ये जगाया हुआ मंत्र है, इसको अपना करके देखिएगा, इसके असफल होने के कोई चांस नहीं। क्या है मूल मंत्र? खुद से ही खुद को आगे करते जाएं, खुद से ही खुद को आगे करते जाएं। मूल मंत्र है प्रगति का, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। क्या बात है सर, आपने मेरे 2-3 सवालों के जवाब इसमें दे दिए। मैं सवाल करने वाला था कि अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो हम शुरुआत से ही कक्षा 1-2 से ही बच्चों से अपेक्षा करने लगते हैं कि सबसे अधिक अंक लाएं। मेरा एक सवाल यह आने वाला था कि असफलता पर या कम अंक लाने पर बच्चे निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए अभिभावक कैसे उनको डील करें, उस समय कैसे उनको प्रोत्साहित करें? बहुत सुंदर प्रश्न। अभी एक बच्चा जिसने स्पीच दिया था, आपके प्रश्न से उसको तालमेल बैठा रहा हूँ, उसने कहा था कोटा में बच्चे जाते हैं तैयारी के लिए और कई बार स्थितियां आती हैं कि बच्चों को गलत कदम भी उठाने पड़ते हैं। देखिए, उस सारी समस्याओं का जड़ यही है कि वो बच्चा प्रतिस्पर्धी हो चुका है। और कैसे हो चुका है? उसकी शुरुआत क्लास 1 से हो जाती है। अगर बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी में कराया गया तो वहां से हो जाती है। हमने कभी भी बच्चे के बारे में ये नहीं जाना कि तुमने अब कितनी प्रगति किया, वो खुद से प्रगति की बात करें। अगर कोई बच्चा लगातार, जैसे मान लीजिए हमको अभी आपने अंकों की बात किया, 50 नंबर तक बच्चे को ले जाना है, तो उसका रास्ता क्या है? दूसरों को धक्का दे करके। हम तो यही कर रहे हैं ना कि अगर तुमको उससे पीछे नहीं लाना है। अच्छा, एक चीज और, अगर बच्चा 50 में 40 नंबर लाके स्कूल टॉप कर दिया, कक्षा टॉप कर दिया, तो आप बताइए सब खुश हो जाएंगे कि नहीं? सारे लोग खुश हो जाते हैं। क्यों भाई? खुश तो होना है, लेकिन 10 नंबर की जो कमी है, अगर अनुस्पर्धा वाला बच्चा है तो फर्स्ट से खुश नहीं होने वाला है ना। कितनी कमी रह गई है, फिर उसके आगे उस अपनी यात्रा शुरू कर देगा। निरंतर आगे बढ़ते रहना उसका लक्ष्य है। क्योंकि अनुस्पर्धा में उसके कोई सामने नहीं है, अगर सामने कोई है तो वह है खुद। अब खुद के लिए वो शिखर उसको दिखाई पड़ रहा है, तो ईर्ष्या का भाव जड़ से समाप्त हो गया। और रमन जी, आपके अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि शिक्षा का मूल, मेरे जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे शायद सहमत नजर आएंगे, शिक्षा का मूल उद्देश्य है प्रेम। ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हो। और अगर हमारी शिक्षा प्रेम को विकसित नहीं कर पा रही है, ईर्ष्या की जन्मदात्री हो गई है, तो हमें इस तरह की चर्चा करने की आवश्यकता है। बतरस की जो चर्चा है वो सार्थक है, क्योंकि ऐसी चर्चा मुझे देखने को नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा भी चुना है, वरना हम तो बैठ के वहां लुत्फ ले ही रहे थे, आनंद उठा ही रहे थे। बच्चे हमारे बहुत बड़ा उनकी जो दुनिया थी उसको सामने रख ही रहे थे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम चलिए समय का ध्यान रखते हुए 2 प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा कि एक चिंतनशील शिक्षक के रूप में मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप चूंकि हमेशा रात दिन लगे रहते हैं, तो चिंतनशील शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अधिकांश यहाँ पर भी शिक्षक हैं और ये वीडियो भी बहुत दूर तक जाएगा, तो बहुत लोग सीखेंगे आपसे। तो सर इस बारे में थोड़ा सा। जी, शिक्षकों के संदर्भ में आपने कहा है, तो निश्चित रूप से जो एक शिक्षक जीवन यात्रा रही है और उसका जो
अनुभव मिला है उसका सार यही है कि हम जहां से चलते जो बच्चों में विकसित कर रहे हैं वही हमें अपने आप में भी विकसित करना होगा। हमें भी अपनी लकीर को ही आगे करना है। कई बार होता है कि अगर हमने अच्छा कर लिया तो रमन जी कहते अजय जी ने कैसे अच्छा कर लिया, लेकिन अगर रमन जी के अंदर ये भाव आ जाता है कि नहीं अच्छा किया है तो ठीक है, कुछ एडाप्ट करके मैं भी अपनी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, तो बस एक ही संदेश है। आपने तो शिक्षक को पूछा है, शिक्षक की चाहे विशेषता कह लीजिए चाहे विडम्ब, वो जब बोलता है तो उसके सामने पूरा समाज नजर आता है। तो यहाँ चाहे अभिभावक बैठे हुए, चाहे बच्चे बैठे हुए, चाहे गृहिणी बैठी हुई और चाहे हमारा शिक्षक साथी बैठा हो, मैं एक ही चीज आज की डेट में कह के जा रहा हूँ, अपनी लकीर को बढ़ा दें। क्या बस अनुस्पर्धा करिए, अपनी लकीर को बढ़ाइए, किसी से तुलना ना करिए। तो शिक्षकों के साथ आपने अभिभावकों को भी अपना संदेश दे दिया। शिक्षा का उद्देश्य ही है प्रेम, और हम सब प्रेम को आगे बढ़ाएं। और प्रेम बढ़ेगा कहाँ से? अनुस्पर्धा से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ी चीज आपने कही और इस पर हम सभी ध्यान देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत ही धन्यवाद बात आपने कही। थैंक यू सर। अभी जो बच्चा आया था जिसके विषय को लेकर चर्चा हो रही है, मैं ट्यूटर हूँ और कहीं ना कहीं इस मुख्य धारा से हम पीछे छूट जाते हैं। जब एक बच्चे की बात करते हैं हम उससे भी जुड़े होते हैं, एक अभिभावक की बात करते हैं हम उससे भी जुड़े होते हैं, एक टीचर की बात करते हैं उससे भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब कभी कोई बात होती है, अभी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब नंबर कम आ जाते हैं तो उसका एकमात्र जिम्मेदार ट्यूटर होता है। पूरा विद्यालय अगर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो कह देता है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। गार्जियन घर पहुंचता है, आप ट्यूटर हो, आपको ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे की मनोस्थिति देखते हैं, बच्चे को चाहिए कि सारा दिन वो स्कूल से थक के आया है, अब उसको थोड़ा सा साथ चाहिए, तो उस समय जब गार्जियन साथ नहीं होते तो हम उसके साथ होते हैं। जब कभी बच्चे को देखते हैं तो अभिभावक की अपेक्षाएं छूट जाती हैं, अभिभावक को देख रहे हैं तो टीचर की अपेक्षाएं छूट जा रही हैं, और जब अपने आप को देखते हैं तो ये सब छूट जाते हैं। मुझे लगता है कि क्या हम ट्यूटर बन के गलत कर रहे हैं? तो मैं आपसे, क्योंकि आप टीचर भी हैं, अभिभावक भी हैं, और मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे भी समझ रहे होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ट्यूटर के तौर पर कई बार हम बहुत ही निराश हो जाते हैं जब कभी नंबर नहीं आता है या गार्जियन कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, कई बार होता है। और टीचर जब पीटीएम में जाता हूँ, कई बार अपने स्टूडेंट्स की पीटीएम को मैं अटेंड करता हूँ, तो वहाँ तो साफ साफ कह दिया जाता है कि आप ही जिम्मेदार हैं जी। तो इस पर मैं आपके थोड़ा सा विचार चाहता बहुत बहुत सुंदर, और जिसको कहते हैं धरातली प्रश्न, ये एक एज ए ट्यूटर में आता होगा और भी जगह पर आता है, शिक्षक के साथ भी होता है, लेकिन इसका एक जो सटीक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। अच्छा है, अच्छी जगह आपने प्रश्न किया है। और एक शब्द आपने सुना होगा, काउंसलिंग, और काउंसलिंग के साथ एक चीज जोड़ लीजिए, प्रॉपर काउंसलिंग। एज ए ट्यूटर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले गार्जियन के साथ, अभिभावक के साथ आपका संवाद होना चाहिए। ये बातचीत, यही शायद इसका अर्थ होगा। तो बातचीत करना चाहिए, और उस बातचीत में जो बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं उन संदर्भ में आप बात करें कि बच्चा आपका आज जहां पर है कल कहां होगा। धीरे 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 एक प्रगति का मार्ग अनुस्पर्धा से होकर के जाता है, और कम ज्यादा नंबर ये भी मायने नहीं रखते हैं। बच्चे के जो गुण है, उसकी जो दक्षताएं हैं, और वो दिखता कहाँ है? व्यवहार होती है। तो इन चीजों पर जब आप प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का भी